सरसपुर अहमदाबाद का एक 15 साल का 10वीं कक्षा का होनहार छात्र। नाम और तस्वीर दिखाना कानूनन अपराध है, इसलिए हम सिर्फ आपको कहानी बता रहे हैं। घर वाले सोच रहे थे कि बेटा कमरे में बंद होकर एग्जाम की तैयारी कर रहा है, फोन से ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है। लेकिन 27 दिसंबर 2023 की शाम वही बेटा अपने कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला। पिता की नजर तुरंत बेटे के मोबाइल पर गई। फोन पूरी तरह से फॉर्मेटेड था और सिम कार्ड भी निकाल लिया गया था। जब उन्होंने डुप्लीकेट सिम डलवाया तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। फोन पर धमकी भरे कॉल आने लगे। जल्दी 50,000 ट्रांसफर करो, नहीं तो तुम्हारे नंगे फोटो और वीडियो वायरल कर देंगे। पिता ने 5 जनवरी 2024 को एक शिकायत थलतेज पुलिस चौकी में दर्ज करवाई। लेकिन आगे की जांच अहमदाबाद शहर के साइबर क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश के शिवपुरी से 3 अपराधियों, अंकेश लोधी 20 वर्ष, सनी लोधी 19 वर्ष और मनोज लोधी 26 को गिरफ्तार किया। ये सभी कथित तौर पर एक सेक्स टॉर्सन रैकेट चला रहे थे। एफआईआर में गंभीर धाराएं जोड़ी गई। आत्महत्या के लिए उकसाने, ब्लैकमेलिंग और धमकी देने की। अब यहां 3 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होते हैं। पहला, कि उस छात्र की मौत का क्या रहस्य था। दूसरा, सेक्सटॉर्शन आखिर होता क्या है। और तीसरा, जब 27 दिसंबर को घटना घटी, 5 जनवरी को एफआईआर दर्ज हुई और केवल 20 दिनों के भीतर यानी 26 जनवरी को गुजरात पुलिस ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी से तीनों आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। तो क्या वाकई भारत में हर पीड़ित को इतनी जल्दी तेज न्याय मिल सकता है? आइए इन सवालों को बारीकी से समझते हैं। लेकिन सबसे पहले उस छात्र की मौत का रहस्य। जांच में सामने आया कि तीनों आरोपी, जिन्होंने खुद को लड़की बताकर सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी इंस्टाग्राम पर, उन्होंने चैटिंग के दौरान पहले कुछ अश्लील तस्वीरें और वीडियो भेजे। उन आरोपियों ने इसके बाद उसी भरोसे का फायदा उठाकर छात्र से उसकी निजी तस्वीरें और वीडियो निकलवाए गए। यहीं से ब्लैकमेलिंग शुरू होती है। लड़के से 30,000 तक वसूले जा चुके थे और आगे 50,000 की और मांग रखी गई। धमकी दी गई, अगर पैसे नहीं मिले, मतलब 30,000 के बाद 50,000, तो तस्वीरें और वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए जाएंगे। इस दबाव, शर्म और समाज से डर ने उस मासूम को अंदर से तोड़ दिया। उसने अपना फोन फॉर्मेट किया, सिम कार्ड नष्ट कर दिया ताकि उसकी सच्चाई किसी तक ना पहुंच पाए। और आखिरकार निराश और भय में आकर उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। अब दूसरा सवाल, सेक्सटॉर्शन आखिर होता क्या है? पहले आप एक्सटॉर्शन को जान लीजिए, जिसका मतलब होता है किसी से जबरन पैसा या संपत्ति छीन लेना, आमतौर पर धमकी या डर दिखाकर। लेकिन सेक्सटॉर्शन यानी वह साइबर अपराध जिसमें अपराधी आपको आपके निजी या अश्लील फोटो, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पैसे और कभी-कभी कुछ गंदी मांगे करते हैं। मतलब एक्सटॉर्शन में डर से वसूली और सेक्सटॉर्शन में शर्म, मतलब अश्लील फोटो और वीडियो को दिखाने का डर दिखाकर वसूली किया जाता है। यही कारण है कि सेक्सटॉर्शन पीड़ितों के लिए और भी घातक साबित हो रहा है, खासकर छात्रों और युवाओं के लिए। अब तीसरे सवाल पर चर्चा होगी, क्या भारत में हर केस में पुलिस इतनी तेजी से न्याय दिला सकती है? उससे पहले सेक्सटॉर्शन के और भी पहलुओं को हम आसानी से जान लेते हैं। यशस्वी यादव 2000 बैच के आईपीएस और वर्तमान में महाराष्ट्र साइबर विभाग के आईजीपी बताते हैं कि राजस्थान और हरियाणा के छोटे छोटे कस्बे जैसे कि मेवात, भरतपुर और अलवर अब खतरनाक सेक्स टॉर्सन रैकेट के बड़े हब बन चुके हैं। हालांकि यह जाल अब पूरे देश में फैल चुका है। इसमें स्कूली पढ़ाई छोड़ चुके किशोर और उनके अनपढ़ लेकिन चालाक मास्टरमाइंड बॉस शामिल हैं। उनका नेटवर्क कई देशों तक फैला है और करोड़ों की कमाई कर रहे हैं ये लोग।
पुलिस अधिकारी, नेता, व्यापारी, डॉक्टर, कोई भी इनके जाल से बच नहीं पाया है। यशस्वी यादव के अनुसार भारत में हर रोज 500 से ज्यादा सेक्सटॉर्शन केस सामने आते हैं, लेकिन उनमें से 0.5% से भी कम एफआईआर दर्ज हो पाती है, मतलब 2 या 3 केस पर डे। हालांकि एनसीआरबी केवल 10 सेक्सटॉर्शन और 10 ऑनलाइन एक्सटॉर्शन, मतलब 20 केस रोजाना दिखाता है, जबकि असली संख्या इनसे कई गुना अधिक है। वजह साफ है, पीड़ित सामाजिक बदनामी के डर से चुप रह जाते हैं। इसी कारण भारत को अब वर्ल्ड सेक्सटॉर्शन कैपिटल कहा जाने लगा है। नीचे कमेंट सेक्शन में आपको कुछ असली घटनाएं मिलेंगी, जहां कहीं 17 साल का लड़का शिकार बना तो कहीं 80 साल के बुजुर्ग से 9 करोड़ रुपए तक ठगे गए। इन केसों को गूगल पर सर्च कर आप विस्तार में पढ़ सकते हैं। अमेरिका का जॉर्डन केस, सिर्फ 16 साल का हाई स्कूल छात्र, उसे पहले प्यार और दोस्ती के बहाने फंसाया गया, फिर प्राइवेट वीडियो से ब्लैकमेल किया गया। पुलिस तक पहुंचा, लेकिन शर्म और दबाव इतना बढ़ गया कि उसने आत्महत्या कर ली। यानी सेक्सटॉर्शन कोई लोकल नहीं बल्कि ग्लोबल साइबर क्राइसिस है। हजारों लोग चुपचाप ब्लैकमेल झेल रहे हैं, लेकिन उन्हें पब्लिक में बताने की हिम्मत तक नहीं है। आमतौर पर 45 से 60 वर्ष के संपन्न पुरुष इनका मुख्य निशाना होते हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं भी बड़ी संख्या में फंस रहे हैं। नकली लेकिन बेहद यथार्थ दिखने वाले महिला प्रोफाइल तैयार किए जाते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिंडर, यहां तक कि मेट्रोमोनियल साइट्स पर भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है। सोशल मीडिया इंजीनियरिंग यानी मानसिक खेल के जरिए पीड़ित का भरोसा जीता जाता है और फिर उनसे निजी फोटो व वीडियो मांगे जाते हैं। धीरे धीरे उन्हें अश्लील वीडियो कॉल पर ले जाया जाता है। यह कॉल रिकॉर्ड करने के बाद शुरू होता है सबसे खतरनाक खेल, जिसे हम कहते हैं ब्लैकमेलिंग। समस्या क्यों गहराती जा रही है? भारत में आज 70 करोड़ से अधिक स्मार्टफोन्स हैं। संभोग को लेकर सामाजिक पाखंड और कलंक की वजह से अधिकतर पीड़ित पुलिस तक नहीं पहुंच पाते। नतीजा यह कि अपराधी और निर्भीक होते जा रहे हैं। साथ ही टीवी और सोशल मीडिया पर उपलब्ध उत्तेजक कंटेंट और दिशाहीन युवाओं की असंयमित जिज्ञासा उन्हें और अधिक संवेदनशील बना देती है, जिसके कारण वे आसानी से इन जालसाजों के शिकार बन जाते हैं। दोस्तों, अब समझते हैं कि सेक्सटॉर्शन कैसे विकसित हुआ, यानी इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। सेक्सटॉर्शन 1.0 साल 2006 के आसपास। उस समय ज्यादातर महिलाएं शिकार होती थी। एक्स बॉयफ्रेंड या प्रेमी उन्हें धमकाते थे कि उनकी निजी तस्वीरें इंटरनेट पर डाल देंगे। इसे ही हम रिवेंज पॉर्न कहते हैं। सेक्सटॉर्शन 2.0 2011 के बाद धीरे धीरे तरीका बदल गया। नकली महिला प्रोफाइल बनाई जाने लगी और इस बार शिकार बने पुरुष। व्हाट्सएप पर स्ट्रिप कॉल, वॉइस चेंजर ऐप और फर्जी बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। सेक्सटॉर्शन 3.0 2016 के बाद इसमें असली लड़कियों को भी शामिल किया गया, यानी यह अपराध गैंग का रूप ले चुका था। यहां से सेक्सटॉर्शन एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट बन गया। पैसे की वसूली अब क्रिप्टो करेंसी में होने लगी। सेक्सटॉर्शन 4.0 2021 के बाद शुरू हुआ सबसे खतरनाक दौर, डीप फेक और डीप न्यूड टेक्नोलॉजी। अब किसी को असली कॉल में फंसाने की भी जरूरत नहीं, बस किसी भी इंसान का चेहरा पॉर्न वीडियो पर चिपका दिया जाता है और एकदम नकली लेकिन असली जैसा दिखने वाला क्लिप तैयार हो जाता है। अब फर्क समझिए। डीप फेक, इसमें एआई तकनीक से किसी का चेहरा पॉर्न वीडियो पर लगाया जाता है और वह पूरी तरह असली जैसा लगता है। डीप न्यूड ऐप, ये ऐप किसी भी महिला की नकली नग्न तस्वीरें बना सकता है, वो भी कुछ ही मिनटों में। इसका सबसे बड़ा शिकार बनी पत्रकार राना अय्यूब। उनके खिलाफ डीप फेक वीडियो बनाए गए और उन्हें अस्पताल तक जाना पड़ा।
सिर्फ वही नहीं बल्कि हॉलीवुड और बॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियां जैसे एंजेलिना जॉली, एमा वॉटसन, ऐश्वर्या रॉय, कैटरीना कैफ भी इन नकली वीडियो का शिकार हो चुकी हैं। ट्रैप में ना फंसे, प्रिवेंशन इज बेस्ट। अनजान लड़की लड़के से वीडियो कॉल या अश्लील चैट ना करे। अगर कोई जल्दी जल्दी आपसे नजदीकी बनाने की कोशिश करे तो तुरंत अलर्ट हो जाए। डेटिंग एप्स और सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टा, हाइक, स्नैपचैट, टिंडर जितने भी हैं, सिर्फ वही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें जिन्हें आप वास्तविक जीवन में जानते हैं। वेब कैमरा, माइक, परमिशंस, किसी भी अजनबी लिंक या ऐप को परमिशन ना दे। अपने प्राइवेट फोटो, वीडियो कभी भी ऑनलाइन शेयर ना करें। मैं तो कहूंगा कभी भी अपने प्राइवेट फोटोज और वीडियोज किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान में रखे ही नहीं। इवन विथ योर क्लोज फ्रेंड्स किसी से शेयर नहीं करना है, ना ही अपने पास रखना है। समाज को यह समझना होगा कि सेक्सुअल कंटेंट से जुड़ी ब्लैकमेलिंग पीड़ित की केवल गलती नहीं होती, बल्कि अपराधी की गलती इसमें सबसे ज्यादा होती है। अगर फंस गए हैं तो तुरंत कदम उठाए, घबराए नहीं और पैसे ना भेजे। पहली बार पैसे देने के बाद ब्लैकमेलिंग रुकती नहीं बल्कि और बढ़ती है। पेरेंट्स या भरोसेमंद दोस्त को जरूर बताएं। शर्म के कारण छिपाने से नुकसान बढ़ता है। प्रूफ सेव करें जैसे कि चैट, कॉल रिकॉर्डिंग, यूपीआई डिटेल्स, सोशल मीडिया लिंक्स, जितने भी माध्यम से आपने चैट करी सबको सेव कर लें। फटाफट ब्लॉक कर दे अपराधी को तमाम प्लेटफॉर्म से, ताकि आपके वीडियो को वो आपके फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट ना कर सके। भारत में साइबर क्राइम हेल्पलाइन जो कि 1930 1930 पर तुरंत कॉल करें या फिर www.cybercrime.gov.in पर कंप्लेंट रजिस्टर करें या पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करवाएं। घबराए नहीं, पुलिस आपकी सूचना हमेशा गुप्त रखती है। एनसीआरबी और पुलिस इन मामलों को साइबर एक्सटॉर्शन या फिर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के रूप में दर्ज करती है। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या पुलिस पीड़ित की मदद करती है? चूंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल लाइफ पर, जब आप पुलिस चौकी में जाएंगे तो पुलिस अक्सर टालने या गलती को पीड़ित पर डालने की कोशिश करती है। मतलब वो बोलेंगे जरूर तुमने कुछ किया होगा, ये गलत बात है, आइंदा से सतर्क रहना। मतलब पुलिस ये कहना चाहती है कि फुट लो, कोई दाल नहीं पकने वाली तुम्हारी। लेकिन हिम्मत रखकर सबूतों के साथ शिकायत जरूर दर्ज करवानी चाहिए। अगर पुलिस दर्ज ना करे तो सर्कल ऑफिसर जो कि इंस्पेक्टर होते हैं 3 स्टार वाले, या फिर डायरेक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मतलब एसपी से जाकर अपने पेरेंट्स या फिर लोगों के साथ जाकर जरूर मिले और बात को जल्द से जल्द रजिस्टर करवाए। सेक्सटॉर्शन के पीड़ित बच्चों में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? ऐसे बच्चे बिना वजह के गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अचानक पैसों की डिमांड करने लग जाते हैं अपने पेरेंट्स से, 10-20 नहीं हजारों में। अकेलापन पसंद करने लगते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और आत्महत्या के विचार बार बार आते हैं। ये केवल सेक्सटॉर्शन के सिम्टम या लक्षण नहीं है। अगर ऐसे लक्षण आपके बच्चों में पाए जाते हैं तो अलर्ट हो जाए, उनसे फ्रेंडली बात जरूर करें। कोई भी सीरियस प्रॉब्लम में हुए फंसे हुए जरूर हो सकते हैं। पेरेंट्स और सोसाइटी का रोल यहाँ पे कैसा होना चाहिए? पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को डांटने या शर्मिंदा करने के बजाय सपोर्ट करें। स्कूल्स और कॉलेजेस को साइबर सेफ्टी अवेयरनेस वर्कशॉप्स जरूर करनी चाहिए। मीडिया और यूट्यूबर्स को जागरूकता फैलानी चाहिए कि यह ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, गलती सिर्फ पीड़ित की नहीं है। मैं तो अपनी जिम्मेदारी पूरी अदा कर रहा हूं दोस्तों, अब आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो के बारे में लोगों से बात करके। लेकिन इस दौरान पीड़ित को मेंटल हेल्थ सपोर्ट की भी जरूरत होती है। विक्टिम को अक्सर गिल्ट और डिप्रेशन हो जाता है। जरूरत हो तो काउंसलर या साइकेट्रिक की मदद जरूर ले। पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे ताकि बच्चा आत्महत्या जैसी सोच तक ना पहुंचे। लेकिन अगर ये किसी एडल्ट के साथ हुआ है तो उन्हें भी काउंसलिंग की जरूरत होती है। सेक्सटॉर्शन कोई मामूली अपराध नहीं है, यह जिंदगी बर्बाद कर देता है। कई बार तो लोग शर्म और डर की वजह से अपनी जान तक दे देते हैं। दोस्तों, इंटरनेट कभी भी कुछ नहीं भूलता है। यानी इंटरनेट पर डाली गई हर फोटो, वीडियो या मैसेज हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। इसलिए
हमें अपने बच्चों को, अपने आप को, दोस्तों और परिवार को यह सिखाना होगा कि ऑनलाइन सावधान रहने की ज़रूरत है जब कभी भी आप ऑनलाइन होते हैं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें, जिनको इस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि वह इस जाल में ना फँसे और मेंटली डिस्टर्ब ना हो। जय हिंद, जय भारत।